रिकेश सेन, ये वो नाम है जो 20 साल से निगम के सदन में आपको देखने को मिला होगा। 20 साल से वो सुर्खियों में रहता है। 20 साल में 48 केस दर्ज हैं उनके नाम। 48 केस इसलिए क्योंकि वो सड़क की लड़ाई लड़ता है, कभी पानी की लड़ाई लड़ता है, कभी शहर के किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर। उनके कई कारनामे भी हैं। कारनामे का मतलब ये कि वो उनके जो वर्किंग होती है, जो कार्यशैली होती है, वो हमेशा सुर्खियों में रहता है। आज हम इसी सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ रिकेश सेन मौजूद है। रिकेश जी, क्या लग रहा है इस बार? निश्चित रूप से भाजपा की विजय है और बहुत बढ़त के साथ इस बार भाजपा का महापौर भिलाई में आपको देखने को मिलेगा। सीधा पॉलिटिकल सवाल नहीं करूंगा, आराम से हम बात करेंगे पूरे विषयों पर। आप 4 बार के पार्षद हैं, चारों बार आपके नाम रिकॉर्ड रहा है कि आप पहले पार्षद हैं जो अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ते हैं। पहली बार सेक्टर 3 से चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद शांति नगर, फिर वैशाली नगर और अब रामनगर। क्या इस बार भी अलग वार्ड रहेगा? कि हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे यहाँ संगठन तय करता है कि हमको कहाँ से लड़ना है, और ये संगठन के ऊपर मैंने छोड़ के रखा हुआ है कि संगठन मुझे कहाँ से लड़ाती है, और संगठन ही सर्वोपरि है। आप अपने कार्यकाल के बारे में बताइए। आज की युवा पीढ़ी को शायद रिकेश सेन के बारे में नहीं जानता। वो रिकेश सेन वही जानते हैं कि वो गरबा कराता है, वो पानी की लड़ाई लड़ता है, वो निगम में नेता प्रतिपक्ष है। शुरुआत से बताइए कि सेक्टर 3 का चुनाव आपने कैसे लड़ा? मतलब आप तो यहाँ रहते पटरी की इस पार, वहाँ कैसे चले गए, विस्तार से। 21 साल की उम्र थी, छात्र जीवन था, और मन में, क्योंकि कॉलेज और स्कूल में छात्र राजनीति के उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे और कहीं ना कहीं छात्रों की समस्याओं को भी उठाते थे। एक जुनून था कि आने वाले समय में भी कोई ऐसा चुनाव लड़ना है। तो उसी समय तय हुआ कि सन 2000 में नगर पालिका निगम भिलाई का गठन हुआ, और सन 2000 में ये तय हुआ कि पार्षद चुनाव होंगे और एक महापौर का चुनाव होगा। तो उस समय उतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन दोस्त यारों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं उस समय निवासी था वैशाली नगर का, तो मेरा जो वार्ड है वो महिला आरक्षित हो चुका था। तो मैंने तय किया कि अब तो चुनाव लड़ नहीं सकता, किसी दोस्त को लड़ाया जाए। तो अपने दोस्त को सेक्टर 3 से हम लोग लड़ाना चाहते थे। तो उस दोस्त के लिए हम लोगों ने आवेदन भरने गए थे वहाँ पे। क्या नाम था दोस्त का? दोस्त का नाम था अमित चौधरी। तो उसको हमने सोचा कि उसको नामांकन भराया जाए। तो उसके नामांकन के लिए हम गए, तो वहाँ जाके पता चला कि ये जो सीट है सेक्टर 3 का, ये पिछड़ा वर्ग से आता है और ये यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही लड़ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अमित, मेरा जो दोस्त था, भाई जैसा था, वो चुनाव से वंचित हो गया। उसके बाद कोई चेहरा सेक्टर 3 से था नहीं। तो सब, क्योंकि मेरी पढ़ाई सेक्टर 1 में थी, सेक्टर 3 में सारे मेरे दोस्त लोग रहते थे, तो ये तय हुआ कि क्यों ना रिकेश को लड़ा दिया जाए। उस समय मैं एक रुक्मणी धर्म काटा हुआ करता था इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे मैं नौकरी करता था। तो सुबह स्कूल जाता था, मैं वहाँ पे धर्म काटा में गाड़ी तौलने का काम करता था। अच्छा, लेकिन अभी पता चला कि रिकेश सेन उस समय गाड़ी। जी 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 जी। फिर उसके बाद जब मैं रात को वहाँ पे नौकरी करता था और सुबह सुबह जो है मैं स्कूल जाता था। तो पैसे थे नहीं, 2200-2300 रुपये जो थे, क्योंकि 700 रुपये में तनख्वाह थी, और उसी 2200-2300 में चुनाव लड़े। फिर अचानक किसी ने स्टे लगा दिया। तो उस समय फिर मन हुआ कि अब तो चुनाव लड़ना ही नहीं है। मैं वापस वैशाली नगर आ गया। जब वैशाली नगर आया, चुनाव की गतिविधि, फिर जब स्टे खारिज हुआ तो फिर उसके बाद चुनाव की गतिविधियाँ चालू होने लगी। तो जब चालू होने लगी तो उस समय लोगों ने पूछा, आप चुनाव लड़ रहे हो? तो मैं अब चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। उगता सूरज मेरा चुनाव चिन्ह था और मेरे पास पोस्टर के लिए पैसे नहीं थे। तो नेल्सन जी ने मेरी एक पेंटिंग निःशुल्क बना के मुझे दी थी। पद्मश्री नेल्सन जी ने मुझे दी थी और कहा था कि आपसे बहुत आकर्षित हूँ, ये पोस्टर मेरी तरफ से आपको है, आपके पास पैसा नहीं है। मैं उससे रेट पूछने गया था और जब मैं पता चला कि उनका बहुत हाई फाई रेट है, मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन वो आगे बढ़ के बोले कि आपके जितने पोस्टर लगेंगे सब मैं दूंगा। तो उन्होंने, नेल्सन जी ने मुझे अपने हाथ से, उस समय प्रिंटिंग नहीं हुआ करता था, फ्लैक्स नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने अपने हाथ से मेरा चित्र बना के मुझे 8-10 पोस्टर दिए, जिसको मैंने जगह जगह लगाया। और फिर आखिरी के 2 दिन पहले मैं वहाँ पे स्थल पे पहुँचा और वहाँ पे चुनाव हुआ। चुनाव में रिज़ल्ट आया, जहाँ पे टोटल 151 मतदान हुए थे पूरे सेक्टर 3 में, और मात्र 9 वोट से मैंने वहाँ पे चुनाव में मैं विजयी हुआ। उसके विजयी होने के बाद मैंने प्रयास किया कि फिर से मुझे टिकट मिले, तो मुझे टिकट नहीं मिला। तो मुझे रामनगर से चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि मैं नामांकन वहाँ का डाल चुका था। और जब टिकट नहीं मिला तो मैंने तय कर लिया था कि अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति हुई कि उस समय अचानक मैं जब टिकट मांगा तो मुझे ना देके मेरी पत्नी को टिकट मिल गया। भाभी का नाम था उस पर? हाँ जी, उनको टिकट मिला शांति नगर से।
तो मैंने हाई कमान को कहा, मैंने अपने दल को कहा, मैंने अपने संगठन मंत्री को कहा, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि चूँकि मेरी पत्नी राजनीति में नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे चुनाव लड़ाना उचित नहीं होगा और आप उसकी टिकट काट दीजिए। मुझे देना नहीं देना आपके विवेक का मामला है। ये हिंदुस्तान के पहले शख्स होंगे जो अपनी पत्नी की टिकट कटवाए थे। इससे पहले मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई अपने घर की टिकट कटवा रहा हो। तो उस समय फिर मैंने ये तय किया। उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि ठीक है, आपकी पत्नी की टिकट काटी जाती है और आपको जो है आपको भी टिकट नहीं दी जाएगी। तो उस परिस्थिति में क्योंकि मैंने नामांकन डाल चुका था मैं और मेरे पास लड़ने के अलावा कोई ऐसा मौका था नहीं, तो फिर मैंने निर्दलीय वहाँ से जीता और वहाँ पे हज़ारों वोट से मैंने चुनाव जीता चौथी बार रामनगर में। उस बीच हमले भी तो हुए थे शायद आपके ऊपर। मैं उसमें भास्कर में था, मैंने रिपोर्टिंग की थी कि आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। जब चुनाव आते हैं, चाहे कोई भी चुनाव, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे नगर निगम का स्थानीय चुनाव हो, तो कुछ घटना करने वाले लोग या जो आपको पसंद नहीं करते हैं या कोई आरोप लगाना है या कोई प्रत्यारोप लगाना है या कोई झूठे मामले पे फंसाने हैं या कोई आपको जब उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो वो प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके इनके ऊपर हमला किया जाए या इनको चुनाव से वंचित किया जाए। तो ऐसे कई प्रकरण चुनावों में हम लोग देश भर में देखते हैं, वही मेरे साथ भी हुआ था। 48 केस कैसे लगे थे? मतलब निगम के 20 साल के राजनीतिक कैरियर में, मतलब तक के शायद मतलब आपके अलावा और कोई नहीं होगा जो पार्षद इसके लिए इतने सारे केस हों। इसके पीछे कारण ये था कि सन 2000 से, क्योंकि हम लोग कॉलेज और छात्र की राजनीति करते थे, तो उस समय ऐसा होता था कि हम अधिकारियों के पास जाते थे पानी की समस्याओं को लेके। तो जब वो पानी की समस्या का समाधान नहीं होता था तो हम उनके ऑफिस पे धरने पे बैठ जाते थे। तो तत्काल, क्योंकि हमारी ना सरकार का था पता था कि मैं क्योंकि निर्दलीय था तो मैं किसी सरकार से ताल्लुकात रखता नहीं था, तो संबंधित जो अधिकारी है वो कोई ना कोई धारा के तहत शासकीय काम में बाधा के तहत वो FIR दर्ज कर लेते थे। कोई मामले को अगर निगम का कोई बड़ा मामला आता था तो उस पर हम चक्का जाम में बैठ जाते थे। एक मामला तो ऐसा आया मेरे जीवन में, शांति नगर कॉलोनी पूरा अवैध कॉलोनी था, उसको वैध करने की मांग मैंने की थी। उस समय तत्कालीन कमिश्नर अनिल टूटेजा जी थे। उस समय मैं सदन में धरने पे बैठा और मैं जब तक धरने पे बैठा जब तक कॉलोनी वैध नहीं हो गया। अनिल टूटेजा साहब ने मुझे इस बात को आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए, आपका शांति नगर कॉलोनी अवैध से वैध हो जाएगा। मैं बोला साहब अगर ये नहीं होगा तो शांति नगर वासियों को ना बिल्डिंग परमिशन मिलेगा, ना शांति नगर वासियों को कुछ मूलभूत सुविधा मिलेगी, और इसके लिए लड़ाई हम बहुत लंबे तरीके से लड़ रहे हैं। अनिल टूटेजा साहब ने बहुत इसको संवेदनशीलता से इस बात को सुना। उन्होंने कहा कि आप सदन से उठ जाइए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपका कॉलोनी वैध हो जाएगा। लेकिन मैंने उनकी भी बात नहीं मानी थी और मैंने कहा कि आप तब तक मुझे बैठने दीजिए जब तक कोई प्रस्ताव वहाँ से ना आ जाए या सदन में आप प्रस्ताव ना ले आए। तब तक मैं बैठा रहा। तो उस समय भी मेरे ऊपर अपराध दर्ज हुए। तो कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे प्रस्ताव होते थे जो शहर हित में होते थे, लेकिन राजनीतिक दल के जो हमारे सदन में हमारे भाई लोग रहते थे और उस समय हम लोग इंडिपेंडेंट रहते थे, तो उन लोगों की महत्वाकांक्षा रहती थी कि ये प्रस्ताव को पारित करना चाहिए। कई उसमें किसी व्यक्ति का लाभ भी होता था, तो उसको रोकने के लिए हम निर्दलियों का एक गठन हो गया था। तो उस बीच में हम लोगों ने जो है ये प्रयास करते थे कि शहर हित में ही काम हो, कोई भी ऐसा प्रस्ताव फिजूल खर्च का आए उसे रोकना है। तो इसके लिए हमको कई बार आंदोलन करना पड़ता था, कई बार धरना प्रदर्शन देना पड़ता था, कई बार अधिकारियों से झूमा झटकी भी हुई। कुर्सी फेंकने वाला एपिसोड मैं सुना था कि आप लोग कुर्सी फेंक दिए थे सभापति के ऊपर, वो क्या किस्सा है? देखिए, कुर्सी फेंकने वाला जो विषय है वो 20 साल में पार्षदों ने कई बार किया है और उसमें हम लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे कुर्सी फेंकने में, लेकिन दो राजनीतिक दल के झगड़े थे और उस झगड़ों में दोनों दलों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सी फेंका था, जिसमें कई पत्रकारों के सर भी फटे थे और कई लोग घायल भी हुए थे। तो उसकी रिपोर्ट भी हुई थी उस समय जांच भी बैठी थी। तो उसमें दोनों दल जो हैं एक शहर के बड़े मामले को लेके वो मामला उठा था। उसके बाद से ऐसी घटना नहीं हुई। उसके बाद छुटपुट घटनाएं होती थी, लोग धरने में सदन में बैठ जाते थे, अपनी बातों को तो रखते थे और ये सारी बातें जो है उस समय ये होती थी। 2015 में आप 14 निर्दलीय चुनाव जीते थे, उसमें आप भी एक थे। उस समय किंग मेकर भी भूमिका में, वैसे तो भिलाई में किंग मेकर की भूमिका में शुरू से निर्दलीय रहा है। आप लोग 2015 के चुनाव में निर्दलीय जीतने के बाद कैसे अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर लिए? उसमें शायद लीड आप कर रहे थे और वशीचंद मिश्रा कर रहे थे। कैसे आप लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए सारे लोग और सभापति का समर्थन कर दिया था? क्या था वो एपिसोड, बताओ। देखिए, मैं रामनगर से चुनाव जीतने के बाद चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे
वो विजयी नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद ये तय हुआ था कि सभापति भारतीय जनता पार्टी के बनने चाहिए। लोग इस शहर में हमेशा इस बात को लेकर अफवाह उड़ाते रहते हैं कि जब मुझे टिकट नहीं मिलता था या टिकट कोई ऐसी स्थिति हो जाती थी तो लोग ये अफवाह उड़ाते थे कि मैं कांग्रेस प्रवेश कर रहा हूँ। तो उसको हमको मुंह तोड़ जवाब पब्लिक को उनको देना था। उन विद संतोषी जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना था कि भले हम निर्दलीय लड़े हैं लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं और हम अपनी पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और निर्दलीय होने के बाद भी हमारा मकसद साफ है कि हमको सभापति भारतीय जनता पार्टी का ही बनाना है। जिस तरीके से इनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया उसको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कैसे तैयार हो गई? मतलब क्या शर्त रख दिया था आपने कि उन्होंने कोई शर्त रखा था? क्योंकि पार्टी इस बात को जानती थी कि कोई ऐसे राजनीतिक उस समय टिकट वितरण के समय कुछ ऐसी राजनीतिक वो हुई थी घटनाक्रम जिसकी वजह से मुझे टिकट नहीं मिल पाया था। लेकिन है तो वीके सिंह पार्टी के ही और मेरा पार्टी के लोगों से मेल मिलाप जुड़ाव वो सारा चीज़ हमेशा रहा है। तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि मैं कभी पार्टी के विपरीत चले जाऊं। और मैंने जब मैं निर्दलीय लड़ा और जब मैं चुनाव जीता, मैंने कभी कांग्रेस के बैनर तले मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मैंने हमेशा 3 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ा। और जब भी मैंने चुनाव लड़ा तब मैं सदन में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता था। और मेरी इस कार्यशैली को देखते हुए संगठन को ऐसा लगा कि जब ये लड़का खुद इतना हमेशा निर्दलीय होने के बाद कभी कांग्रेस में नहीं गया। लेकिन आप जब नेता प्रतिपक्ष बने 5 साल तक रहे, आप काफ़ी हाई प्रोफाइल उसको आपने बना दिया था नेता प्रतिपक्ष को, लेकिन ऐसी कोई वर्किंग नहीं दिखी नेता प्रतिपक्ष की जो देवेंद्र यादव को आपने घेरा हो, शहर सरकार को आपने घेरा हो। ऐसा कोई वर्किंग क्यों नहीं कर पाया साहब? आरोप भी लगते रहे कि आप देवेंद्र के साथ सेट हैं। जब समय निकलता है 5 साल जब बीत जाते हैं, आज मैं आपको पूछूंगा कि आपने अपने जीवन में पत्रकारिता में क्या किया तो आपको पीछे जाके पूरे डाटा निकालने पड़ेंगे। तो मैंने जो किया, हाँ, मैंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि मैं अगर देवेंद्र यादव पे सदन में हमला करूँगा तभी नेता विपक्ष हो सकता हूँ, या मैं देवेंद्र यादव के साथ आदरणीय महापौर जी के साथ अगर मैं गाली गलौज करता हूँ तभी मैं नेता विपक्ष हो सकता हूँ, या मैं किसी MIC सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करूँगा तभी मैं नेता विपक्ष हो सकता हूँ। इस बात को मैंने नए तरीके से करने की कोशिश की। नेता विपक्ष का काम ये होता है कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं शहर के, क्या वो शहर हित में है कि नहीं, क्या वो जनहित में है कि नहीं, उसके हिसाब से हमने इस नेता प्रतिपक्ष की वर्किंग की। जैसे कि उन्होंने नगर निगम का फिजूल खर्च तफरी करके उन्होंने बहुत पैसा निगम को उन्होंने बर्बाद किया, जिसको रोकने के लिए हमने अफरा तफरी का कार्यक्रम रखा और उसमें बहुत हद तक आगे बढ़ के हमने इतना आंदोलन किया, सड़क पे आके आंदोलन किया, विज्ञापन के माध्यम से आंदोलन किया, साथ में हम लोगों ने उसमें जगह जगह उसकी शिकायतें की। तो वो सारी उसको लेके उनको तफरी का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। काफ़ी सारे पार्षद थे, उन्होंने ये तय कर लिया था कि हम नेता प्रतिपक्ष को नेता नहीं मानेंगे। वो याद है एपिसोड, अभी हाल में साल भर पहले की बात है, आखिरी कार्यकाल में। जब आप एक लंबा चौड़ा जब आपका एक परिवार होता है और जब आपके घर में भी जब एक परिवार होता है तो छोटी मोटी बातें, आपसी मतभेद की बातें होती आती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको जो पत्रकारों ने और मीडिया ने अलग तरीके से जोड़ तोड़ के दिखाया। आप व्यक्तिगत रूप से अगर किसी से बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी इस बात को कहीं भी वो नहीं करेंगे। कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि लोग राजनीतिक में कुछ घटनाक्रम होते हैं तो लोग उसको बड़े मज़े से लेते हैं। अभी सब कुछ ठीक हो गया है, संगठन में सब कुछ सही है। मैंने नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल को पूरे 5 साल मैंने पूरा किया। मुझे संगठन ने कहीं नहीं हटाया, मुझे संगठन ने कोई नोटिस नहीं किया, मुझे संगठन ने किसी भी प्रकार के मुझे बुला के वार्तालाप नहीं किया। मैं जब पवन साय जी से मिलता हूँ या जब मैं संगठन के लोगों से मिलता हूँ, अपने स्थानीय नेताओं से मिलता हूँ, तो सभी लोग मेरी कार्यशैली से बहुत खुश हैं। और मैंने बस यही कहा है कि मैंने ये तय किया है आगे भी जो 48 केस जो मेरे ऊपर दर्ज हुए थे, लेकिन अब मैंने ये चीज़ तय किया है कि कोई भी रास्ता जो है आक्रामक होने से नहीं होता। देवेंद्र यादव 5 साल अभी लास्ट विधायक मेयर रहे,
इससे पहले भी आपने मतलब 4 मेयर को देखा है, 4 कार्यकाल आपने देखा है। सबसे बढ़िया कार्यकाल मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा, भसीन जी भी विधायक मेयर रहे आपके, किसका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा? देखिए, नो डाउट इसमें अगर आप देखेंगे तो विद्यारतन भसीन जी जो महापौर रहे हैं उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उस पूरे कार्यकाल में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस किया कि बहुत मैच्योरिटी की तरीके से सदन को चलाते थे। और सदन में उस समय मैं निर्दलीय के रूप में था, और उस समय भी हम जब अपनी कोई बातों को रखते थे, कोई संशोधन चाहते थे बजट में हो, चाहे निगम के विषय पे कोई बात करना चाहते थे, उसको बहुत संवेदनशील तरीके से सुनते थे और अधिकारी भी उसको उस तरीके से पालन करते थे। अच्छा, आपके रघु मतलब आपका जो स्टार्ट है, मतलब राजनीतिक कैरियर का स्टार्ट अब कांग्रेस से हुआ है लगभग? आप यूथ कांग्रेस वगैरह में भी शायद पदाधिकारी रहे हैं? मैं उस समय छात्र राजनीति करता था, जब 12वीं क्लास और उसमें था मैं स्कूली छात्र उसमें। तो उस समय कोई मुझे कांग्रेस क्या होता है, भाजपा क्या होता है, इसका कोई मुझे ज्ञान ही नहीं था। और ये भी नहीं मालूम होता था कि विधायक किसे बोलते हैं, सांसद किसे बोलते हैं। एक बार तो शायद अध्यक्ष बना दिए थे मेरे को कांग्रेस का, और एक बार यूथ कांग्रेस में बना दिए थे, कोई उसकी उतनी जानकारी नहीं। सारी पार्टियों में रहने का एक्सपीरियंस है। 70 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं भिलाई के, रिसाली के 40 वार्ड हैं। आपके आकलन के हिसाब से, आपकी रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी, सबसे अनुभवी मैं कहूँ तो पार्षद हैं, तो कितने सीट जीत जाएंगे आप लोग? भिलाई में 70 और 40 वहाँ कितने होंगे? पहली बार ऐसा है कि इस बार वोटर जो है बहुत साइलेंट है। वोटर के पास आप जाएंगे तो वोटर आपको किसी के बारे में बोलते नहीं दिखेंगे, और वोटरों ने इस बात को मानसिकता बना लिया है कि हमको जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। आपको मैं बता दूं यशवंत जी, आप ये बात को नोट कर लीजिए, और आपके माध्यम से पूरे भिलाई वासियों को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी इस बार 45 से 50 सीटों पे रहेगी, और जो जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि अगर मान लो 5 कम होंगे, 6 कम होंगे तो इस पार्षद को उठा लेंगे, उस पार्षद के साथ ऐसा कर लेंगे, या हम फलाना चीज़ कर लेंगे, ऐसा कुछ भी कांग्रेस नहीं कर पाएगी। जनता इतने ज़्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताने वाले हैं, और कमल छाप का व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही यहाँ का महापौर होगा। तो ये थे रिकेश सेन, जिनको आपने सुना। उन्होंने बताया कि कैसे उनका राजनीतिक कैरियर यहाँ तक आया। 2020 साल से राजनीति में है और 4 बार चुनाव लड़े। इस बार उनका दावा है कि वैशाली नगर विधानसभा की 37 सीटों में कम से कम 30 प्लस है, और टोटल 70 सीटों में कम से कम 50 सीट उनका दावा है कि इस बार मेयर जो है बीजेपी की बनेगी।